नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे अब लौट चलने पर। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल कितनी करवटें बदलेंगे, इस पर तो कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता। यहां पल पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं। इन्हीं में से एक समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने फिर से बीजेपी से करीबी दिखाई है। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर जाकर भेंट की। करीब 1 घंटे की इनकी मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के समय भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले राजभर भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के आवास पर करीब 1 घंटा तक रहे। भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से इतनी लंबी भेंट के बाद लखनऊ में खलबली मच गई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा के बाद राजभर ने मीडिया से कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजभर के इस बयान के बाद से राजनीतिक पंडित कयास लगाए रहे हैं। लगातार ये कयास लग रहे हैं कि शायद वो अब बीजेपी में जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे, लेकिन बाद में सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार से बर्खास्त होने के बाद प्रतिरोध की भावना के साथ ओवैसी सहित अन्य छोटे दलों का संकल्प भागीदारी मोर्चा तैयार किया गया और जिसकी मुहिम शुरू की गई थी। अब भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष का भाजपा के प्रति अचानक झुकाव सपा और आप सहित उन सभी छोटे दलों का झटका हो सकता है जिनको राजभर से काफी उम्मीदें थी। आपको बता दें कि राजभर ने 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दिया था और उनकी कुछ शर्तें भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो उनकी शर्तें हैं, जिसमें से उन्होंने अपनी 5 अहम शर्तें गिनवाई हैं, जिसमें से एक अहम ये भी है कि सीएम उनका होना चाहिए या उनकी पार्टी का होना चाहिए। आपको बता दें, राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक पंडित लगातार कयास भी लगा रहे हैं। कई तरह के सियासी समीकरण के ये संकेत राजभर बोले राजनीति में कुछ भी संभव है। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक पंडित कयास लगाने में जुट गए हैं। चर्चा हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले शक्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। शक्ति जी, शुरुआत आपसे ही। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। किस नजरिए से देखें इस मुलाकात को? ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, बहुत ही व्यक्तिगत मुलाकात थी और इसके बहुत राजनीतिक निहितार्थ निकालना भी बहुत जल्दबाजी होगा। ये इस मुलाकात को इसी रूप में देखा जाए। लेकिन मुलाकातों का दौर तो जारी है, लगातार मुलाकातें ही हो रही हैं। अमित शाह से भी मिले हैं, अनुप्रिया पटेल से भी मिल चुके हैं। नहीं, अभी इधर बीच में तो नहीं मुलाकात हुई अमित शाह जी से। पुराने मुलाकात है, जिस मुलाकात के आधार पे 9 जुलाई 2016 को गठबंधन हुआ था एनडीए से। उसके बाद से बीच में सरकार के कुछ मुद्दे थे, उस मुद्दे पे मिले थे। जब भी जिन मुद्दों पे हम एनडीए के हिस्से थे, जब भी कोई दिक्कत होती थी तो मुलाकात होती थी और हम मुद्दों के आधार पर ही सरकार में थे, ये और नहीं। तो इसका जीता जाता उदाहरण है कि जिस तरह संजय निषाद जी एनडीए में हैं और उनके बेटे जो हैं भाजपा से सांसद हैं, तो ये ऑफर तो राजभर जी को भी था कि अपने बेटे को कमल के फूल पे आप घोसी से सांसद बना लीजिए और एनडीए में रहिए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, यहाँ हम लोग व्यक्तिगत राजनीति के लिए नहीं आए हैं। जो हमारा आपका गठबंधन हुआ, जिन मुद्दों पे हुआ है, आप सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट जो पिछड़ा वर्ग मंत्री होने के नाते इन्होंने डिमांड थी, इसी डिमांड पे हम लोग गठबंधन में आए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का गठन भी किया
और ये हुआ कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले इस आयोग की रिपोर्टें लागू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अंततः हम लोग को सरकार से बाहर जाना पड़ा। ये तमाम मुद्दे थे। आज वही मुद्दे हैं। जाति जनगणना केंद्र करा रही है, जिसमें पिछड़े के लिए कॉलम ही नहीं है। आप जनरल का आप करा रहे हैं जाति जनगणना, आप SC/ST का करा रहे हैं, तो भागीदारी जो संवैधानिक व्यवस्था है कि सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए, फिर पिछड़ों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? रोहिणी आयोग 27% जो पिछड़ों को भागीदारी देना है, आज रोहिणी आयोग गठित किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के निर्देश से। आज उसकी रिपोर्ट आ नहीं रही, उसका कार्यकाल बढ़ रहा है, डेट पे डेट बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? ये तमाम मुद्दे हैं, आज भी लंबित हैं। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के उत्तर प्रदेश आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हम सक्रिय हैं। मोर्चे में हमारे अन्य 9 सहयोगी हैं, हम उनके साथ हम क्षेत्रों में जाते हैं। आज जो बहुत ही व्यक्तिगत एक मिलना हुआ था उनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाई जयशंकर सिंह जी के साथ, तो इसको बहुत राजनीतिक, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक गठबंधन के आधार पर बनाना या गठबंधन के मुद्दे नजरिए मुलाकात नहीं थी, ये व्यक्तिगत काम के लिए मुलाकात थी। सरकार के वो प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो मित्रों के काम होते हैं या इस तरह होते हैं, इन सब दृष्टि से इसको देखा जाए। हाँ, ये जरूर है कि जब 2 नेता मिलते हैं तो कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, वो चर्चा हो रही है सुबह से ही। ठीक है, हमारे साथ आलोक वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आलोक जी, एक मुलाकात जरूरी है सनम, राजभर से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, क्या? आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, आलोक जी से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शक्ति जी, जिस तरह से लगातार ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है कि व्यक्तिगत मीटिंग थी, लेकिन अगर गठबंधन करवाया, अगर हो सकता है, अगर ऐसे चांसेस लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है, राजभर जी ने भी, कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है और कोई वैसे भी परमानेंट शत्रु या दोस्त नहीं होता राजनीति में, तो क्या लगता है किन शर्तों पर गठबंधन को मंजूरी देंगे? सुबह से ही इस पे भारतीय समाज पार्टी ने पक्ष रखा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जी तमाम मीडिया कर्मियों को पक्ष रखा है। पार्टी का ही पक्ष है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पक्ष है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो एक हम लोग का एक सूत्रीय एक साझा कार्यक्रम है कि महिला आरक्षण के नाम पे आप देखे होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के मित्र जब सरकार से बाहर थे, यूपीए की सरकार थी प्रथम द्वितीय, तो ये 33% महिला आरक्षण के लिए लोकसभा विधानसभा के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन इनके जो महिला नेता हैं ये किया करते थे। आज दूसरी कार्यकाल है, एनडीए की दूसरी कार्यकाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, फिर ये क्यों नहीं होता है? ये तमाम जो मुद्दे, हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये इस काम को करें। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दें, महिलाओं को आरक्षण दे दें, 27% रोहिणी जो तमाम नौकरियों में हिस्सेदारी भागीदारी के लिए पिछड़ों के लिए बात की जा रही है जनसंख्या के आधार पे, वो रोहिणी आयोग तुरंत कंप्लीट कर लिया जाए, उसकी रिपोर्ट टेबल हो जाए सदन में। हाउस भी चल रहा है, जब 10% सवर्ण को 78 घंटे में आरक्षण दिया जा सकता है, तो फिर आज 1952 से पिछड़ों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? अभी तक उनको उनके जनसंख्या के हिसाब से उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज यदि चेन्नई हाईकोर्ट ने, यदि मद्रास हाईकोर्ट ने यदि हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो हो सकता है कि नेट जैसी परीक्षाओं में जो पिछड़े को आरक्षण मिला, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने अपना पीठ भी थपथपा रहे हैं, तब तो ये नहीं संभव होता है। आप तो 60 साल से हैं, 7 साल से आप हैं और आज कोर्ट के हस्तक्षेप पर आपको करना पड़ा। तो हम लोग कहना है कि आप पहले काम करिए। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 साल पहले इन्हीं तमाम मुद्दों पे सरकार को छोड़ा था, आज वो मुद्दे जस के तस हैं। तो आप करके विश्वास पैदा करिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा यदि सपा के साथ जा सकता है, यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपको हटाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा किसी से भी गठबंधन करके, सपा बसपा कांग्रेस, हम आपको हटाकर अपना काम करेंगे। ये ठीक है, आलोक जी से इसका जवाब ले लेंगे। ठीक है, हमारे साथ आलोक वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, एक मुलाकात जरूरी है सनम, राजभर से जुदाई का बर्दाश्त नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी को, या फिर पूर्वांचल में जो वोटों के खोने का डर अब आपको पता चलने लगा है कि नुकसान हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जो मिलना चाहे वो बिल्कुल मिल सकता है। कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। आप चाहें, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, आपकी बात है। हमारे अध्यक्ष जी से अगर कोई पार्टी नेता मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष जी को ये कहना चाहिए नहीं हमारे दरवाजे बंद हैं, आप हमसे मेल मुलाकात मत कीजिए। राजनीति का मतलब ही मेल मुलाकात है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ आप तलाश रही हैं, अगर इसमें कुछ मंतव्य तलाश रही हैं तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। राजभर जी की इच्छा थी, राजभर जी मिलने आए, उसका स्वागत था, मिले, औपचारिक मुलाकात है। अब राजनीति में आप कुछ टटोल नहीं है, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, ठीक है सर। के गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। के गौतम जी, ये दूरी और मजबूरी, पहला प्यार, मतलब अगर कह लें पुराना प्यार, माफ कीजिएगा, याद आ रहा है राजभर जी को। अगर मान लीजिए, गणित लगा लीजिए कि अगर राजभर उधर जाते हैं तो क्या करिएगा? फिर ओवैसी को अपने साथ लाइएगा? अब देखिए, ये इनका व्यक्तिगत अपना मामला है। अब इसमें तो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। मिलना जुलना राजनीति का एक हिस्सा होता है। तो इस हिस्से में अभी कोई जानकारी भी मुझे नहीं इसमें हुआ कि मुलाकात हुई। अब इनका कहना है भाई मेरी व्यक्तिगत मुलाकात, किसी से मुलाकात होगी, जो मुलाकात होगी, इनका व्यक्तिगत मामला है। इसमें तो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। जी, लेकिन इस पर तो प्रतिक्रिया देंगे ना सर कि अगर मान लीजिए अगर उधर गठबंधन हो जाता है तो फिर नुकसान तो आपको भी होगा ना। फिर क्या रणनीति बनाइएगा? ओवैसी को लाइएगा अपने साथ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा, छोटे छोटे दल सम्मान पूर्वक मेरे पास आएंगे, उनका सम्मान करूंगा, इनसे हिस्सेदारी दूंगा। अब इनको तो ऐलान कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री अखिलेश यादव साहब ने। आते हैं तो इनका स्वागत है। ठीक है, लेकिन डिप्टी सीएम पद की मांग रख रहे हैं जो भी छोटे दल आ रहे हैं, तो क्या तैयार है समाजवादी पार्टी देने के लिए? चाहे ओवैसी की बात करें या राजभर जी की बात करें। हम तो देखिए, किसी पार्टी में कोई आता है, जाता है, सम्मान मिलता है, लेकिन किसी शर्त के साथ जो आदमी आता है उसका विचार तो बहुत संभव नहीं होता। शर्त के साथ आना बहुत उचित नहीं चाहिए। राजनीति में शर्त नहीं चलती, शर्त से विश्वास चलता, विश्वास से काम चलता, शर्त नहीं चलती। शक्ति जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सीएम की मांग आपने रखी है, संभव होता दिख रहा है आपको किसी पार्टी में? अगर गठबंधन करिएगा किसी के साथ तो मांग तो है कि आप चाहते हैं डिप्टी सीएम और सीएम। पर्टिकुलर विषय है तो भारतीय समाज पार्टी को देखा जाए तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से डिप्टी सीएम की नहीं, हाँ मुद्दों की बात है। जिन मुद्दों पे हम सरकार से बाहर हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम साथियों के भी साथ, कोई भी साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे, देखिए राजनीति है, बहुत सही कहा कि राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु नहीं है और मित्र नहीं है। तो मुद्दों के आधार पे यदि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को हल नहीं कर पाएगी तो हम लोग एकजुट होकर इन मुद्दों पे जो सहमत होंगे वो पार्टी साथ में आएंगी और इनको हटा के वो अपना हम काम करेंगे। क्योंकि सरकार में जाएंगे तभी ये काम हो सकते हैं, ये तो भाई करने को है नहीं। हाँ, यदि करें तो फिर कोई बात हो, और हमें नहीं लगता है कि अभी ये ऐसा कुछ होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथी से हम बहुत सहमत हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मुद्दों की बात है, तो मुद्दे यही है कि जाति गणना, जो जाति जनगणना के मुद्दे पे भी समाजवादी पार्टी को वही दृष्टिकोण है। यदि महिला आरक्षण का है तो इनका भी है। तमाम मुद्दे जो है यही। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों माननीय अखिलेश जी घरेलू बिजली पे उनका जो मंतव्य है या जो उनका दृष्टिकोण है वही हमारे भी है कि भाई घरेलू बिजली मुफ्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो और अनिवार्य शक्ति जी, लगातार आप जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं, जाति गणना की जो बात कर रहे हैं, वोटरों की जाति जानकर क्या करेंगे सर? वोट लीजिए ना, विकास के मुद्दों पर जाइए। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। हाँ। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। क्योंकि आप तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र जब तक नहीं बनेंगे तो बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिल सकता है, आप SC/ST को आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो जब हम भागीदारी की बात कर रहे हैं कि उसमें कितने परसेंटेज किसकी भागीदारी तय होगी, तो ये जब तक जाति आधार पर जनगणना नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिए ना, SC/ST का और सवर्ण का करा रहे हैं जाति जनगणना, तो फिर पिछड़ों की जनगणना कराने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि ये संख्या ज्यादा है, 42% के लगभग या 52% तक चली जाएगी। इससे डर है सरकार को कि ये लोग अपनी अपनी जातियों की संख्या जान जाएंगे। यदि सरकारों के पास डेटा नहीं है, जातीय जनगणना ही नहीं होगी, तो आप किस आधार पे देंगे? कौन से संविधान के पास आपके पास मानक है कि आप आरक्षण देंगे या कोई अधिकार, जैसे भागीदारी नौकरियों में आपको हिस्सेदारी देनी है, तो उसका मानक आप क्या बनाए, कहाँ से लेंगे?
ठीक है आलोक ये जी तो जवाब दीजिए। संवैधानिक एक संकट ठीक है उत्पन्न हो सर, जाएगा। ठीक है आइए आलोक हमने जी किया जवाब है। दीजिए और साथ ही साथ इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि अगर राजभर का जन भागीदारी मोर्चा 8 दलों के साथ बनता है तो बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगेगा? बीजेपी इसकी चिंता नहीं करती। बीजेपी की खास बात ये है, भारतीय जनता पार्टी की खास बात ये है कि हम जात जमात की बात नहीं करते। इनको संतुष्ट करता है कि जातियों के हिसाब से समीकरण बनाना चाहते हैं, बनाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। अभी कोई पार्टी जो है, आपको याद होगा कि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बैठे अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए थे, एक बड़े से होटल में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने साथ साथ कॉन्फ्रेंस किया था, बड़ी उम्मीदों के साथ कॉन्फ्रेंस किया था। उनको लग रहा था कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, सारे वोट बैंक उनकी तरफ चले आएंगे, सारे वोट उनकी तरफ चले आएंगे। जाति जमात का जो उनका समीकरण था, जो उनकी केमिस्ट्री थी, जो उनका रसायन था, जो उनका मैथ था, तो बड़ा कामयाब होगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? 403 में कुल मिला के 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। 54 सीटें कुल मिला के 403 सीटों में 54 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास आई। बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। तो आप देख सकते हैं कि जो समीकरण ये बना रहे थे, 2017 की बात मैंने आपसे की, कुछ 2 साल बीते, 2019 में लोकसभा चुनाव आया, अखिलेश यादव जी को लगा, समाजवादी पार्टी को लगा ठीक नहीं हुआ। 2017 में इन्होंने मायावती के साथ रिश्ता जोड़ा, बबुआ की जोड़ी बनी, बुआ की जोड़ी बनी। नतीजा क्या निकल के आया? कुल मिला के जो 80 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 64 सीटें आई। 62 सीटें बीजेपी की और 2 सीटें आम आदमी अपना दल की, माफ कीजिएगा। 5 सीटें कुल मिला के 5 सीटें, गिनती पे ध्यान दीजिएगा, 80 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई और कुल मिला के 10 सीटें बीएसपी के हाथ आई। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में इन्होंने सारे समीकरण, जो ये हमारे सियासी दल हैं जो विरोध की बात करते हैं, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस मुद्दे उस मुद्दे की बात करते हैं, ये असल में जब चुनावी सीजन आता है तो ये निकल आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, कह रहे थे कि चुनावी सीजन है, बहुत सारे नेता सड़क पे निकल आएंगे, नए नए कुर्ते पहन के निकल आएंगे, तो चुनावी सीजन है। 2022 के लिए बड़ी बड़ी बातें अब हमारे साथी कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए। समीकरण जुटा रहे हैं, बना रहे हैं, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, कभी कोई कहता है किसी मोर्चे पे खड़ा होकर के कि भाई छोटे दल हमारे साथ आ जाएं तो मामला बन जाए, कोई कभी दूसरे दिन कुछ कहते हैं कि कोई बड़े दल हमारे साथ आ जाएं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमारे साथ जुट जाइए। तो कुल मिला के इनको समीकरण बनाना है। अगले 2-4 महीने तक ये समीकरण इसी तरीके से बनाते रहेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनमानस बदल चुका है, उतना मासूम नहीं है। वो दशक बीत गया, 90 का दशक अब नहीं रह गया कि आप समीकरण बनाएंगे कागज पे। सर समीकरण तो आप भी बना रहे हैं ना, समीकरण तो सर आप भी बना रहे हैं ना। हमने कब कहा कि हमको इस जात का, इस जमात का वोट चाहिए? हमने तो कभी नहीं बात कही। किसी मन से क्या आपने सुना क्या कि हमको फला जाति का वोट चाहिए, फला धर्म का वोट चाहिए? हमारे साथ तो सभी लोग हैं। और हम, जब भी आपने देखा होगा चुनावी सीजन, अगर आप इसे कह रही हैं तो हमने जो बात की है वो विकास पर बात की है। अमित शाह जी अभी मंच पे खड़े थे, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, एक लाइन भी बात उन्होंने किसी जाति को जोड़ने की और किसी जमात को जोड़ने की कही? उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि उत्तर प्रदेश में हमने किस तरीके से माफिया राज खत्म किया। उन्होंने साफ साफ बात कही कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। पिछले 4.5 साल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदली हमने, ये अमित शाह जी ने कही, ये योगी जी ने कही। हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज का हमारा सपना था। कुल मिला के 16 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, अधिकतर जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज दे दिए। ये हमारी सफलता है। हमने किस तरीके से सर, एक तरफ आप ये जो काम गिना रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। सर मानिए या ना मानिए, दिखता सब कुछ है। हमने किसको साधा? हमने किसको आमंत्रित किया? भाई हमने, राजनीतिक दल हैं, किसके लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं? राजभर जी अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, उनसे बात, अगर वो कोई बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि दरवाजे बंद कर देने चाहिए? ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सर अगर मिल रहे हैं, अगर मिल लिए राजभर बीजेपी से, तो क्या दिक्कत हो गई? किस बात की बौखलाहट? और 2 इधर जाओ तो उधर जाओ, आपके साथ कौन? सर
राजभर जी मिल रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों से राजभर जी मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा डर चुकी है इलेक्शन में जाने को लेकर कि आज वो राजभर जी से मिलने को इतना बड़ा ब्रांडिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी उसकी ब्रांडिंग बना रहे हैं। कहीं पर भी कोई न्यूज चैनल, कहीं चर्चा, सोशल मीडिया, सभी पर यही डिबेट्स हो रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी, अभी मैं डिबेट में था, हमारे साथ वो थे, तो उन्होंने कहा हमारी औपचारिक मुलाकात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है, वो दिखाना चाह रही कि देखिए हमारे साथ राजभर जी आ गए। अरे राजभर जी आपके साथ नहीं आ गए, आपसे औपचारिक मुलाकात की है। भाजपा का जहाज डूबने जा रहा है, क्योंकि भाजपा को हराने का मन उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, महिलाओं ने, सभी ने बना लिया है। उसका कारण है कि 2017 में बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन क्या पूरा हुआ? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और राजभर जी का जो अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने किया था, उनको कैबिनेट से बर्खास्त करके, ये सिर्फ राजभर जी का संपूर्ण अति पिछड़ा वर्ग का अपमान था। यह अहंकार था तानाशाह आदित्यनाथ जी का, जो उन्होंने पिछड़े वर्ग को एक हैसियत दिखाने की कोशिश की थी। और वही समाज 2012 में भारतीय जनता पार्टी को हैसियत दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है, अंशु जी, अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कोई दलित है, पिछड़ा है तो रह नहीं सकता। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विपक्ष तय कर ले अगर योगी से लड़ना है कि आपस में। घसीट रहे, मार रहे, पीट रहे, इस तरीके से भाजपा के गुंडे जो अत्याचार कर रहे हैं, तो इसको ताकत समय आ चुका है। अब ये इससे होने वाला कुछ नहीं है, ये तो झूठी ब्रांडिंग से कुछ नहीं हो रहा। जनता को लेकिन सुनिए ना अंशु जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष तय कर ले, विपक्ष तय कर ले कि योगी से लड़ना है या आपस में। क्या रुख होगा इस बात पर आपका? हम तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो नौजवानों के साथ धोखा कर रही, महिलाओं के साथ कर रही है, विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार फैलाया, गड्ढा मुक्ति के नाम पर फैलाया, कोरोना के समय यूपी के लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, ऐसी जुल्मी सरकार से हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। बाकी जो दल जिससे लड़ रहे हैं अलग बात है। और विपक्ष के रूप में अगर कोई काम कर रहा है, लोगों के साथ खड़ा है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है, प्रियंका गांधी जी। गौतम जी, इसका जवाब आपसे। की मदद की, विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस है मात्र। लेकिन आप पूछिए क्या कभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने बांटा है क्या? आप याद करिए उम्भा में दलितों और पिछड़ों के साथ जो अत्याचार इस सरकार में हुआ था, बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। के गौतम जी बोलिए। जो घटना हुई, उन्नाव में जो घटना हुई, तो बीजेपी तो सिर्फ बलात्कारी अपने विधायकों को बचाने में लगी रही। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि विपक्ष के तौर पर, ठीक है सर, आपने बोला विपक्ष के तौर पर अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो जवाब ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के गौतम जी बताइए, विपक्ष के रूप में अगर पार्टी है तो सिर्फ कांग्रेस है उत्तर प्रदेश? पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है कि अगर जो है बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी हराएंगे, ये पूरा देश जान गया। इसलिए जो कहा गया है कि मैं भी चौकीदार हूँ, इन्होंने चौकीदार कहा भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने कहा मैं तो फकीर हूँ। ये अनेक जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं बनता। लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगाया, छोटे पूरे दल संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पूरी ताकत लगाकर बीजेपी को 2024 में सबक सिखाया जाएगा। हमारी बहनों की इज्जत टूटी गई, हमारी बहनों को हरण किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को जलाया गया, सरेआम जलाया गया। कोरोना में ऑक्सीजन से लोग मरे, अब कोरोना में हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। पूरा देख रहे, पूरी समाज देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। इसलिए पूरे समाज के लोग, पूरे लोकतांत्रिक लोग, पूरे महिलाएं, पूरे नौजवान, पूरे किसान और पूरे अनुसूचित जात के लोग पूरी तन मिलाकर पूरी समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगी। और 2022 की सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है, 350 साथ आगे आएगी। आलोक जी जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है अब? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, सपने देखने में क्या जाता है। अखिलेश यादव जी भी सपना देख रहे हैं, पिछले 4-4.5 साल से लगातार सपना देख रहे हैं। जब 11 मार्च 2017 को रिजल्ट आया, अरे सुन लीजिए महाराज, अरे सुन लीजिए, आपके सपनों का ही सपोर्ट कर रहे हैं जनाब, काहे तो परेशान हो रहे हैं।
11 मार्च 2017 को जब से सदमे में गए, जब पहली अभी लोग भारतीय संविधान, अरे अब आप रुक जाइए, आप बोल चुके साहब, आप बोल चुके, चुनाव हुआ, अरे बोल चुके सर, इस तरह से बीच में टोकेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्राप्त किया है समाजवादी अरे पार्टी ने। बहस का तरीका होता है मानने वाला। अरे आप ठीक है सर, जवाब सुन लेते हैं सर, वक्त की कमी है, सबसे जवाब लेना है, जल्दी से आलोक जी। ठीक है सर, बोलिए आपके ज्यादा देते अरे हमारे इनको चुप करा दीजिए जी। ठीक है सर, आलोक जी जल्दी से बोलिए। म्यूट कर दें। ठीक है। 11 मार्च 2017 को जब इनको हार मिली, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नारा इन्होंने दिया था, आपको याद होगा, काम बोलता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया कि असल में था क्या, असल में इनका दाम बोल रहा था। कौन सा मामला था जिसमें इन्होंने करप्शन नहीं किया? कौन भूल सकता है उत्तर प्रदेश में कि किस तरीके से खनन घोटाला हुआ? कौन भूल सकता है कि गोमती के किनारे जो नदी बह रही थी, इसको ये कह रहे थे इसका पानी बहुत बढ़िया कर देंगे, इसका किनारा बड़ा खूबसूरत कर देंगे, 1600 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया, 60% काम हुआ। तो कुल मिला के जो भ्रष्टाचार की गंगा इन्होंने बहाई, भ्रष्टाचार का जो लेपन चारों तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर हुआ, उसका नतीजा इन्होंने भुगता है। अभी कह रहे हैं बड़े बड़े शानदार सपने देख रहे हैं, 2022 में इनकी सरकार आने वाली है। मैं क्या कहूँ इस पर, पुराना रिजल्ट देखने जरा, पिछले 5 साल में किस तरीके से क्या हुआ, तस्वीरें किस तरीके से बदली, तस्वीरें बदली। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, अच्छी तरीके से देख ले, जनता ही बताती है ना भाई साहब आपका काम क्या हुआ। वक्त की कमी है, जल्दी से शक्ति सिंह जी, जल्दी से एक लाइन में आपका लास्ट कमेंट। किससे प्रश्न है जी शक्ति सिंह जी, लास्ट कमेंट आपका जल्दी से, कि क्या लगता है आपको इन सब मुलाकात के बाद, क्या आप जाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात बनकर ही रह जाएगी, आप आगे का देखेंगे? जी देखिए, हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के, और हम लोग जिन मुद्दों को लेकर जनता में, अति पिछड़ों में काम कर रहे हैं, वंचितों में काम कर रहे हैं, और वो काम करते रहेंगे। हाँ, जिसको लगता है कि हमको, यदि भाजपा को लगता है कि हमें सरकार पुनः बनानी है, तो हमारे मांगों को मानेगी, तो हम उनके साथ रहेंगे। और यदि समाजवादी पार्टी के साथी की, अब मैं बात सुन रहा था, कांग्रेस के साथियों की बात सुन रहा था, देखिए हमको भाजपा हारे या जीते इससे नहीं मतलब है, हम कैसे जीतेंगे उसकी रणनीति में बननी चाहिए। तो हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर हम इसमें सक्रिय हैं। आप चाहते हैं कि जीत कर सरकार बनाएं, तो इसके लिए आगे आइए। ठीक है, बिल्कुल। और ये तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन किसके साथ जाता है और कौन अकेला रह जाता है उस वक्त पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक करवट लगातार जारी है, जहां राजभर ने आज एक मुलाकात की, जिसके बाद सियासी अटकलें और तेज हो गई। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या राजभर अपने पुराने हमसफर के साथ चलते हैं, या फिर नया कुछ इस राजनीति की गलियारों में देखने को मिलता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।